हेलो दोस्तों। मैं फिर आ गया आपके सामने लेके आया हूँ अपनी एनसीईआरटी सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम हमारा हिस्ट्री क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे थे, जो आपका था द न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। ठीक है, अब तक हमने देखा कि 1815 तक क्या क्या हो गया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो अब नया कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिज्म होता है ये होता है परंपरावादी। आप इसको परंपरावादी समझ सकते हैं, जो परंपराओं से रिलेटेड रहते हैं, जो उनको परंपराएं बहुत अच्छी लगती है, जो उसमें कुछ चेंज नहीं चाहते, वो कंजर्वेटिज्म होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन है उसकी इम्पोर्टेंस को मानते हैं, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन या कस्टम्स करते हैं जो पुरानी परंपराओं के ऊपर डिपेंड रहें। और साथ ही में जो क्विक चेंज होता है, एकदम से जो सोसाइटी के अंदर जो भी चेंज होता है उस चेंज को नहीं कंसिडर करते हैं। ये मानते हैं कि जो चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन जो हारा था 1815 के अंदर, 1815 के अंदर, तो आप देख लिए तो ये वाटरलू वाटरलू की बैटल हुई थी। एक वाटरलू जगह है यूरोप के अंदर, वहाँ पे ये हारा था, एक पहली लड़ाई हारा था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव, और जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो एक ऐसी आशा लेके चल रही थी कि अब वापस से हम क्या लेके आएंगे, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं इन चेंजेस को छोड़ के हम वापस से कंजर्वेटिव, जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराना सिस्टम जैसा चल रहा था, ओल्ड सिस्टम जो आपका चल रहा था, कि जैसे एक किंग होगा, ठीक है, ओल्ड सिस्टम जैसा चल रहा था वैसे हम लेके आएंगे। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्ची, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। और ये मानते थे कि ये क्या मानते थे, सबसे पहला कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट हैं स्टेट या सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्की होगी, मोनार्की मतलब कि आपका यहाँ पे किंग आ रहा है। ठीक है, हाँ, मोनार्की से आप समझ लो कि यहाँ पे किंग आ रहा है। चर्च, सोशल हायरार्की जो पहले चल रही थी वो, और उन लोगों के पास जो जो प्रॉपर्टी थी, जो जो फैमिली थी, उसको आपको प्रिजर्व करना है। 9th क्लास में अपन वो पढ़ के आए हैं कि फ्रांस के अंदर हमें तीन स्टेट्स देखने को मिलते थे। ठीक है, तो पहला स्टेट कौन सा था आपका, क्लर्जी वाला था। ठीक है, दूसरा आपका नोबल्स वाला था। ठीक है, हाँ, और तीसरा आपका जो था वो क्या था, कॉमनर्स था, यानी कि कॉमन पीपल जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते थे। तो ये जो है ये सारा कि उस नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था। अब ये चाह रहे हैं कि इन तीनों को वापस से लेके आए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, पर इसमें से अधिकतर जो कंजर्वेटिव हैं वो क्या चाहते थे कि भैया जैसा पहले चल रहा था वैसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ चेंज हम देख रहे हैं, और उन चेंजेस जो नेपोलियन करके गया उन चेंजेस को हमें यहाँ पे रखना चाहिए। रेदर दे रिलाइड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। और वो क्या मानते थे कि ये जो चेंजेस नेपोलियन करके गया है, जो मॉडर्नाइजेशन करके गया है यूरोप का, फ्रांस का, वो क्या करेगा कि ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मोनार्की वगैरह, इनको क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा, इनको पावर देगा, इनको बढ़ाएगा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और ये क्या करेगा कि जो स्टेट की पावर है, जो कंट्री की पावर है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से और ताकतवर बना देगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अब क्या क्या चेंजेस थे वो देखिए। तो एक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी, द इवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम को स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। और ये सब जो नेपोलियन काम करके गए, ये क्यों करके गया है कि भैया जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उस टाइम पे, अगर जब तक नेपोलियन था तब तक तो ये सारा कुछ सही चल रहा था, पर उसके बाद जैसे वाटरलू की लड़ाई में ये हार गया था, उसके बाद वापस से वो मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाता है, मोनार्की वापस से आ जाती है। ठीक है, तो ये मोनार्की वाले अब क्या चाह रहे हैं कि भैया ये सारा सिस्टम हमारे साथ भी, लोग बाग हमारे साथ भी जुड़े रहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक मॉडर्न आर्मी है जो नेपोलियन बना के गया था, ब्यूरोक्रेसी जो आपके नौकरशाही हैं उनको बहुत बढ़िया कर गया था, डायनेमिक इकोनॉमी में बहुत चेंजेस करके गया था, और फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर गया था, और सर्वडम को ख़त्म कर गया था। तो ये सब क्या, ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थी उन यूरोप की, उनको और आगे बढ़ाने के लिए काम आ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स,
जो यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जैसे ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, और इन सब ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। कौन सी लड़ाई में? वाटरलू की, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को इन्होंने हराया था। मेट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, और ये कहाँ पे मिले? तो ये मिले, आप देखिए कि वियना एक जगह है, वहाँ पे जाके मिले कि भी यूरोप के लिए एक सेटलमेंट कर लिया जाता है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, और ये जो कांग्रेस हुई थी, यानी कि कांग्रेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मीटिंग है, ठीक है, कांग्रेस का मतलब मीटिंग है। ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसको होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का राजा मान सकते हो या प्राइम मिनिस्टर मान सकते हो, ड्यूक मैटरनिक, उसने इसको होस्ट किया था। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815, Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। और ये क्या कर रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई है 1815 के अंदर, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो चेंजेस नेपोलियन करके गया है उसको नहीं छेड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ चेंजेस अगर थोड़ा बहुत करना है तो वो उसके लिए बात कर रहे हैं, पर जो नेपोलियन चेंजेस कर गया है उसको कहते हैं कि ये ओके है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। तो अब आप देख लीजिए, तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? तो आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि वैन वाला, कि वैन वाज ट्रीटी ऑफ वियना अकर। तो ठीक है, तो ये आप लिख देंगे 1815, ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि ऑब्जेक्टिव क्या था, या व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना, तो उसके अंदर आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है, देखिए, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू द पावर। और जो बर्बन डायनेस्टी का किंग था, जो आपके लुई वाले जो थे, लुई 16 जो था, ठीक है, ये जो इसकी डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जितने भी टेरिटरी जीती थी नेपोलियन के अंडर में, उन सबको वापस ख़त्म कर दिया गया। कि मान लो कि फ्रांस, ये फ्रांस था, यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, ये फ्रांस है, और इसके आसपास अदर स्टेट्स हैं जिनको कि किसने जीत लिया था? नेपोलियन ने जीत लिया था। तो अब फ्रांस को कहा गया कि नहीं, ये जो जीते हुए एरिया हैं ये वापस हमारे पास रहेंगे और आपका इतना ही एरिया रहेगा, ठीक है। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और इसके बाद कुछ बड़े बड़े यहाँ पे इन सबको मिला के, जैसे एक एरिया कंसिडर कर दिया, इनको मिला के एक कर दिया, इनको मिला के एक कर दिया, इस तरीके से कुछ स्टेट्स यहाँ पे बनाए गए ताकि फ्रांस की बाउंड्री को सेट कर सके, कि बना सके कि इसके अंदर का जो एरिया रहेगा वो आपका फ्रांस रहेगा, ठीक है, ताकि ये फ्रांस वापस से एक्सपेंड ना कर सके। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमाउंट इन द साउथ। और ये देखिए, तो किंगडम है नीदरलैंड्स का, जिसके अंदर बेल्जियम को मिलाया गया, ये नॉर्थ के अंदर, यानी कि यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीदरलैंड और बेल्जियम सेटअप किया गया, और जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमाउंट इन द साउथ, और साउथ के अंदर जो पीडमाउंट था उसके साथ जिनोवा को ऐड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। और जो वेस्ट साइड था, यहाँ पे इस साइड में पर्शिया था, तो पर्शिया को कुछ नई टेरिटरीज दे दी गई। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा दिया गया? नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट जो है उसका कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। और जो जर्मनी उसने बनाया था 39 स्टेट्स को इंक्लूड करके नेपोलियन ने, उसको किसी ने नहीं छेड़ा था, ठीक है। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और रशिया जो है ईस्ट की साइड में था तो उसको पोलैंड वाला पार्ट दिया गया। पर्शिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सनी, और जो पर्शिया है उसको सैक्सनी का पार्ट दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन इंटेंशन क्या था इस ट्रीटी का, कि भैया जो मोनार्की है, जो किंग वाले किंग्स जो हैं, जो हट गए थे, नेपोलियन ने हटा दिया था, वो तो उसकी जगह वापस से किंग को लाया गया और एक नई कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में वो एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, और जो कंजर्वेटिव रेजिम थी, जो किंग वगैरह सेटअप हुए 1815 में, वो कैसे थे? ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक
गवर्नमेंट, और वो किसी भी तरीके का क्रिटिसाइजेशन या डिसेंट आंदोलन वगैरह जो है वो टॉलरेट सहन नहीं करते थे कि उनके खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो। और साथ ही साथ में वो जो लोग बाग हैं जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की वैधानिकता, लेजिटिमेसी, वैधानिकता को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी उनसे सहन नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ देम इम्पोर्ट सेंसरशिप लॉज to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। और उनमें से कईयों ने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी कि भैया ठीक है, आप हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करोगे, हमारी बुराई कहीं किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, प्लेज हो, नाटक वगैरह हो, गाने वगैरह हो, जो लिबर्टी और फ्रीडम को बताए, ऐसे आप कुछ भी नहीं छापोगे या कुछ भी आप प्ले नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, और ये सब क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं, लिबर्टी एंड फ्रीडम, तो ये आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं छापोगे। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, और ये जो मेमोरी है फ्रेंच रिवोल्यूशन की, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिबरल्स को इंस्पायर करने के लिए सॉरी इंस्पायर करने के लिए बनाई ही है। तो ये जो लिबरल्स हैं ये इंस्पायर हो रहे हैं इनकी मेमोरी से, किसकी, फ्रेंच रिवोल्यूशन की मेमोरी से। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और ये जो एक मेजर इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट जो कर रहे थे, जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कोई भी सेंसरशिप वगैरह इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी तो लोगों को सही गलत का पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द रिवोल्यूशनरी। ओके, तो ड्यूरिंग द ईयर following 1815 the fear of repression drove many liberal nationalists अंडरग्राउंड, और 1815 के बाद जो टाइम पीरियड आया उसके अंदर जो वो राजा वगैरह जो है इन सब चीज़ों को दबा रहे थे, तो एक रिप्रेशन का टाइम डर लगता है लिबरल नेशनलिस्ट को, और वो छुप जाते हैं, चोरी छुपे अब अपना काम कर रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रंग इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, और अब कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बन रही है कि सरकार को पता ना चले और हम अंदर काम करते रहें। तो कई सारे जो रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रही है और अपने आइडिया जो है वो लोगों तक पहुंचा रही है। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, और ये इसका क्या था कि ये जो इस टाइम पे जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है उसका क्या कमिटमेंट था, क्या कि उसको क्या काम करना था, कि अपोज करना था जो भी मोनार्किकल फॉर्म, जो राजा महाराजाओं की फॉर्म जो जैसे बर्बन डायनेस्टी को वो वापस लेके आए, तो उन सबको क्या करना था कि वियना कांग्रेस के बाद जो ये मोनार्की एस्टेब्लिश हुई है इसको अपोज करना था। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और किसके लिए लड़ाई करनी थी, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी है। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इनमें से कई जो रिवोल्यूशनरी है उन्होंने देखा कि हम एक नेशन स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जो एक नेसेसरी पार्ट है इस स्ट्रगल का, फ्रीडम स्ट्रगल का। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जूसेप मैजिनी, और ऐसे ही एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था जूसेप मैजिनी। ये कहाँ पैदा हुआ, तो बोर्न इन जिनोवा इन 1804। आपका अगर शॉर्ट नोट आता है जूसेप मैजिनी पे तो आपको ये वाली सारा पॉइंट लिखने हैं। तो ये कहाँ पैदा हुआ था, 1807 में जिनेवा में पैदा हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ठीक है, और ये एक कार्बोनरी जगह है, वहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका बन गया था, मेंबर बन गया था। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, और एक जब ये 24 साल का हुआ तो इसको देश निकाला दे दिया, एग्जाइल दे दिया। क्यों 1831 में, क्योंकि ये लिगुरिया नामक जगह पे एक रिवोल्यूशन कर रहा था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्नी, ठीक है। तो उसने उसके बाद जब ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज थी तो उसके बाद इसने क्या किया, 2 जो सोसाइटीज हैं वो फाउंड करी। पहला यंग इटली मर्सलीज के अंदर, मर्सलीज एक जगह है फ्रांस के अंदर, और यंग यूरोप इन बर्ने के अंदर, ठीक है। तो यंग यूरोप बर्ने, तो आपको जो ये 2 बतानी है वो क्या है, पार्टी का नाम यंग इटली है और यंग यूरोप है। कहाँ कहाँ खोजी, तो ये दोनों जगह हैं, ठीक है, जगह है। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। तो आप ये देखिए कि जब भी कोई भी पार्टी कहीं पे भी, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में भी कोई भी पार्टी बन रही है तो उसको सबसे पहले कौन ज्वाइन करेगा, ये आप देखिए कि उसको ज्वाइन करने वाला कौन
होगा, यानी कि किसी भी लीडर ने या किसी भी, आप देखिए कोई भी ढंग अच्छा बंदा है, उसने मान लो ए पार्टी बनाई, एक्स पार्टी ले लेते हैं, सॉरी, एक्स पार्टी बनाई, तो अब इसको, इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले कौन होंगे? तो जो जैसा ये व्यक्ति, ए व्यक्ति ने ये एक्स पार्टी बनाई है, ये पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है और पार्टी का नाम है एक्स, तो ये पार्टी बनाई है, तो ए जैसी सोच रखने वाले ये और भी बहुत लोग होंगे, जैसे बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है, तो ये लोग इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर ये ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो ये पार्टी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि कई लोग कई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसके विचार जो हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, वो उसके तरीके से ही होते हैं, तभी वो अदर पार्टी को अपोज करता है या वो कोई भी किसी भी पार्टी की मेंबरशिप लेता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कर रहा है कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के जितने भी उसके जैसे लोग सोचने वाले थे, उन सबको मिला के इसने क्या बना दिया, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो सीक्रेट सोसाइटी बना दी। मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड, और मैजिनी मानता था कि भगवान ने ये नेशन जो बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं, एक नेचुरल यूनिट है, मैनकाइंड, हमें इंसानियत की भलाई करने के लिए ये स्टेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, तो इसीलिए जो इटली है वो एक पैचवर्क नहीं रह सकता स्मॉल स्मॉल स्टेट्स का या किंगडम्स का, एक छोटा सा पैचवर्क है। पैचवर्क मतलब कि आप देख लो कि आपका, जैसे आपकी कोई शर्ट है, ये शर्ट है और यहाँ से ये शर्ट फट गई है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको दूसरा कपड़ा या उसी टाइप का सेम कपड़ा लगा के इसकी सिलाई कर दिया, तो ये पैचवर्क कंसिडर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि, तो ये कह रहा है कि इटली जो है अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता ऐसे पैचवर्क सा जो अलग अलग स्टेट्स या किंगडम से मिलके बने हो। इट हैज टू बी फोल्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, और उसको कैसे बनाना पड़ेगा, एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे जो अलायंसेज हैं, ग्रुप्स हैं नेशन के, वो सब इकट्ठे हो सके। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और ये यूनिफिकेशन किसके ऊपर है, इसका बेसिस क्या रहेगा, इटालियन लिबर्टी, जो इटालियन को फ्रीडम मिलेगी, इटालियन को लिबर्टी मिलेगी, वो इसका बेसिस रहता है। फॉलोइंग इज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, और इसी मॉडल को देखते हुए सीक्रेट सोसाइटी कहाँ कहाँ सेटअप हो रही है, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। मैजिनी रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव, तो मैजिनी लगातार अपोज कर रहा है मोनार्की को, और उसका जो विजन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के लिए, उसने कंजर्वेटिव को क्या किया, डरा दिया। और उसके लिए मैटरनिक क्या कहता है कि मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, तो ये जो है कि ये सबसे खतरनाक एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, क्योंकि जो ड्यूक मैटरनिक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ड्यूक मैटरनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है। अवर सोशल ऑर्डर मतलब कि जो आपके पहले और दूसरे हमने देखे थे कि फ्रांस के अंदर चल रहे थे, तो उस टाइम के यहाँ पे भी इटली वगैरह में भी उसी तरीके के काम चल रहे थे, यानी कि 3 तरीके से बांटा हुआ था, पहला क्लर्जी, दूसरा नोबल्स। तो ये इन दोनों के लिए कह रहा है मैटरनिक कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है उसके लिए सबसे खतरनाक एनिमी कौन है, आपका ये मैजिनी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन जो है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, हु सेड दिस, तो ड्यूक मैटरनिक सेड दिस, फॉर हुम, तो जूसेफ मैजिनी, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848। अब ये एक टाइम पीरियड चलता है 18 सालों का, 1830 से 1848 के बीच में। उस टाइम पीरियड पे क्या क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है, चले देखते हैं क्या होता है। तो एज कंजर्वेटिव रिजिम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। और जैसे ही ये जो कंजर्वेटिव रेजिमे हैं, जो एरिए हैं कंजर्वेटिव के, वो अपनी पावर को बचाना चाह रहे हैं, कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म क्या आता है, बढ़ के आता है रिवोल्यूशन के लिए। कई यूरोप में कई सारे पार्ट के अंदर रिवोल्यूशन होती है इन दोनों के ऊपर कि भाई हमें लिबरलिज्म चाहिए, हमें नेशनलिज्म चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा था, जैसे कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स हैं वो रिवोल्यूशन करते हैं, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर करता है, आयरलैंड करता है और पोलैंड करता है। तो ये जो आप देख लीजिए कि जो ऑटोमन एम्पायर है
ये किसका है, ये आपका टर्की आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, टर्की, ईरान, ठीक है, इराक, इस तरीके के ये जो देश हैं ये ऑटोमन एम्पायर में आते थे, ठीक है। दीज रिवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट अमंग whom वर प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो लिबरल नेशनलिस्ट है, ये जो रिवोल्यूशन करी ये किसने करी, लिबरल नेशनलिस्ट ने की। वो कहाँ से थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के थे, पढ़े लिखे लोग बाग थे वो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोफेसर भी थे, स्कूल टीचर्स भी थे, क्लर्क भी थे और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। और इसके बाद क्या होता है, रिवोल्यूशन शुरू होती है। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलती है, फ्रांस के अंदर, जुलाई 1830 में, ठीक है। The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1850, were now overthrown by liberal revolutionary who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। और सबसे पहले कहाँ होता है, फ्रांस के अंदर होता है। आप देख लीजिए, फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में होता है। जो बर्बन किंग था जिसने पावर को रिस्टोर किया था कंजर्वेटिव रिएक्शन के बाद, 1815 के बाद जो होता है 1830, यानी 15 साल वो राज कर लेते हैं। लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने उसको हटा दिया और एक क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश करी, जिसके हेड किसको बनाया या राजा किसको बनाया, लुई फिलिप को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि यहाँ पे देख लीजिए कि भैया एक, आप देखिए कि यहाँ पे एक सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। राजा कोई भी काम करेगा तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेगा, वो एडवाइस लेगा, ठीक है, वो एडवाइस लेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर साथ ही साथ में क्या है कि यहाँ पे किंग भी है, ठीक है, यानी कि मोनार्की भी है। राजा को कोई भी काम करना है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस से, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, जिसमें लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता है। वैन फ्रांस नीजेल मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। और मेटरनिक ये भी कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये भी एक उसकी एक सेइंग है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो वैन फ्रांस नीजेल द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, ये किसने कहा है, ड्यूक मेटरनिक ने कहा है। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। और ये जो जुलाई रिवोल्यूशन हुई थी, इसने क्या किया, ब्रुसेल्स के अंदर रिवोल्यूशन शुरू कर दिया, जिसके अंदर सबसे पहले बेल्जियम जो है वो क्या करता है, टूट जाता है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से। बेल्जियम के ऊपर फ्रांस का अधिकार था और वो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में किसके अंदर चला गया था, नीदरलैंड के साथ चला गया था, नीदरलैंड के पास चला गया था। इसलिए उसने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेक कर दिया, टूट गया उसको। एन इवेंट दैट नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक इवेंट जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है एजुकेटेड इलाइट्स यूरोप के वो एस्टेब्लिश करता है, वो कौन सा होता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है 15 सिंस द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से, यानी कि 1500 के लगभग, ठीक है, 1500 के आसपास वो जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। और जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है यूरोप के अंदर, वो एक इंडिपेंडेंस के रूप में तब्दील हो जाता है कि ग्रीक जो कब शुरू होता है ग्रीस के अंदर, 1821 के अंदर। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और ये जो ग्रीक्स है, जो यहाँ के नेशनलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट कौन दे रहा है, ऐसे ग्रीक्स दे रहे हैं जो एग्जाइल के अंदर रह रहे हैं, जिनको देश से बाहर निकाल दिया गया था। और साथ ही साथ में जो वेस्ट यूरोपियंस हैं उनको भी क्या दे रहे हैं, सिंपैथी। वेस्ट यूरोपियंस जो हैं, कुछ लोग यूरोपियंस के कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ग्रीक कल्चर बहुत बढ़िया था, जिसको कि अब ख़त्म किया जा रहा है। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लोडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। और जो पोइट और आर्टिस्ट हैं वो ग्रीस के लिए बात कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि ग्रीस जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है और जिसने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं, पोइट्स हैं, वो इस पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं कि ग्रीस के लिए सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, अपनी कविताओं से, अपनी पेंटिंग से सपोर्ट ले रहे हैं और पब्लिक के लिए ओपिनियन बना रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन किसको ऐड कर रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन में हाँ, लोगों को ग्रीस की तरफ कि ग्रीस इंडिपेंडेंस जो है वो मिलनी चाहिए उसको, उसकी तरफ मोड़ रहे हैं। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in the war where he died fever in 1824। और उसके अंदर जो है इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन जो है वो इसके लिए फंड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में उनके लिए लड़ने भी जाते हैं, जहाँ पे वो 1824 में बुखार के कारण मर जाते हैं। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो 1832 के अंदर होती है और उसके अंदर ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर कर दिया जाता है। तो ये जो आपका पूरा है, पूरा का पूरा ये आपका शॉर्ट नोट आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। मैं लिख देता हूँ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो आपको ये सारा कुछ लिख देना है, ये जो पैराग्राफ है इसको पॉइंट्स बना के, इसकी एक एक लाइन को एक एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।